इमेजिन कीजिए कि आपका एंटायर फ्यूचर, आपके फैमिली के सारे होप्स और ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइस सब कुछ बस एक एग्ज़ाम के स्कोर पर डिपेंड करता हो। लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये उनके लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। एक 9 घंटे की एकेडमिक मैराथन जो उनका पूरा फ्यूचर डिसाइड करती है। वो किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उनका करियर पाथ क्या होगा और यहाँ तक कि उनका सोशल स्टेटस भी। 13 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं जिसकी एक्सेप्टेंस रेट 0.1% है। ये है चाइना की नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन या गाओ, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है। ये एग्ज़ाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन लेने के लिए हाई स्कूल स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर के अंत में देते हैं, और ये एग्ज़ाम पूरे साल में सिर्फ एक बार कंडक्ट किया जाता है। चाइना में गाओकाओ की शुरुआत 15 अगस्त 1952 को नए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर हुआ था और ये 3 दिनों तक चला था। गाओकाओ एंशियंट इम्पीरियल एग्ज़ाम की तरह बनाया गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के रूप में काम करता था, जिसका पर्पस था एकेडमिक टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें प्रेस्टीजियस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलवाना। हालांकि 1966 में माओ जेडोंग के कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट करने की वजह से 1966 से 1976 तक गाओकाओ को सस्पेंड कर दिया गया था। माओ जेडोंग चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के चेयरमैन थे और उनके द्वारा स्टार्ट किया गया ये कल्चरल रेवोल्यूशन एक वायलेंट सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट था, जिसका गोल था चाइनीज़ सोसाइटी से कैपिटलिस्ट और ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को ख़त्म करना, माओ की अथॉरिटी फिर से इस्टेब्लिश करना और यूथ को 4 पुरानी चीज़ों मतलब 4 ओल्ड्स आइडियाज़, कल्चर, कस्टम्स और हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करने और परसीव्ड इनेमीज़ पर अटैक करने के लिए उन्हें मोबिलाइज करके प्योर कम्युनिज्म को इन्फोर्स करना। माओ जेडोंग ने स्कूलों को बंद कर दिया और इन चीज़ों को सोसाइटी से एलिमिनेट करने के लिए स्टूडेंट्स से रेड गार्ड्स में ज्वाइन होने के लिए कहा। ये रेड गार्ड्स माओ जेडोंग के द्वारा बनाई गई रेडिकल स्टूडेंट लेड पैरामिलिट्री ग्रुप्स थे। उन्होंने एजुकेशन की जगह पॉलिटिकल फेवर और लेबर को बढ़ावा दिया। कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस बंद कर दिया गया। 1966 से 1970 के बीच सारे कॉलेजेस बंद रहे और 1970 के बाद एडमिशन मेरिट को छोड़कर पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बेसिस पर दिया जाने लगा, जिसमें वर्कर, पीसेंट और सोल्जर स्टूडेंट्स को उनके फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे नॉमिनेट किया जाता था। एग्ज़ाम्स के बजाय माओ के प्रति कौन कितना लॉयल है इस बात पर एडमिशन दिया जाता था और स्टैंडर्ड करिकुलम की जगह मैनुअल लेबर और पॉलिटिकल स्टडीज़ पे फोकस किया जाता था। इस इंटेंस पॉलिटिकल केओस और सोसाइटल डिसरप्शन की वजह से फॉर्मल एग्जाम्स भी कंडक्ट करवा पाना इम्पॉसिबल हो गया। एज अ रिज़ल्ट पढ़ाई के बजाय स्टूडेंट्स पॉलिटिकल कैंपेन्स और लेबर वर्क्स में शामिल हो गए या उन्हें रूरल एरियाज़ में भेज दिया गया, और ये सब माओ जेडोंग के डेथ के बाद ही ख़त्म हुआ। माओ जेडोंग की डेथ 9 सितंबर 1976 को 82 ईयर्स की एज में हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। इसके बाद 22 जुलाई 1977 को डेंग जियाओपिंग पावर में आए। डेंग जियाओपिंग ने चाइना में गाओकाओ को 1977 में री इंट्रोड्यूस किया ताकि कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम फैले एजुकेशनल केओस के बाद मेरिट बेस्ड एडमिशन फिर से इस्टेब्लिश किया जा सके। सस्पेंशन के बाद दिसंबर 1977 को गाओकाओ फिर से पहली बार कंडक्ट किया गया था। पूरे एक डेकेड के बाद जब ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो इस एग्ज़ाम को देने वाले कैंडिडेट्स यंग टीनेजर्स से लेकर लेट 30s के एजुकेटेड यूथ्स तक थे। अब अप्रॉक्सीमेटली 5.7 मिलियन लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया था, लेकिन केवल 4.8% कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिला। गाओकाओ को डिस्क्राइब करने के लिए चाइनीज़ अक्सर सिंगल लॉग ब्रिज मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सक्सेस का ये पाथ एक्सट्रीमली नैरो और डेंजरस है। ये इस बात को भी हाईलाइट करता है कि बहुत कम ही कैंडिडेट्स इसे सक्सेसफुली क्रॉस कर पाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है। जैसे कि एक संकरे पुल पर आपका एक गलत कदम आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और कनाडा जैसे देशों में भी डजन्स ऑफ प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ गाओकाओ स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, और इसमें टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। चाइना में गाओकाओ एग्ज़ाम के लिए 3+X
मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस 3+X स्ट्रक्चर में 3 का मतलब 3 कंपलसरी कोर सब्जेक्ट जिसमें देश के सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। ये सब्जेक्ट्स है चाइनीज़ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एक फ़ॉरेन लैंग्वेज जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश चूज़ करते हैं, लेकिन कुछ प्रोविंस में जापानीज़ और रशियन लैंग्वेज जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। एक्स का मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स अपने एजुकेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग एडिशनल सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं जो ज़्यादातर इन 2 स्ट्रीम्स में से कोई एक होता है, या तो साइंस स्ट्रीम मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, नहीं तो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा शंघाई, झेजियांग और बीजिंग जैसे प्रोविंसेस में 3+3 फॉर्मेट में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें 3 मतलब 3 कंपलसरी कोर सब्जेक्ट्स और दूसरा 3 मतलब फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी 3 सब्जेक्ट बिना कोई स्ट्रीम रेस्ट्रिक्शन के कोई भी स्टूडेंट चूज़ कर सकता है। गाओकाओ टिपिकली 2 से 4 दिन तक चलता है। मोस्ट प्रोविंसेस में ये एग्ज़ाम 2 दिन तक चलता है, हालांकि बीजिंग और जेजियांग जैसे कुछ रीजन्स में सब्जेक्ट वेरिएशन और शेड्यूल को अकोमोडेट करते करते ये 3 से 4 दिन तक चला जाता है। कई दिनों तक कुल मिलाकर ये एग्ज़ाम 9 घंटे की होती है, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 1.5 to 2.5 आवर का होता है। ये एग्ज़ाम हर साल जून में कंडक्ट किया जाता है, जो अक्सर 7 या 8 जून से स्टार्ट हो जाता है। बट 2003 से पहले ये एग्ज़ाम्स जुलाई में होते थे, लेकिन साउदर्न चाइना में गर्मी और फ्लड जैसे एडवर्स वेदर्स को अवॉइड करने के लिए इसे जून में शिफ्ट कर दिया गया। ज़्यादातर प्रोविंस में ये एग्ज़ाम 750 मार्क्स का होता है और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक स्टूडेंट को 650 प्लस स्कोर करना पड़ता है। ऑल्दो शंघाई और जियांगसू जैसे कुछ रीजन्स में मैक्सिमम मार्क्स थोड़े कम होते हैं। शंघाई में मैक्सिमम मार्क्स 660 है तो जियांगसू में 480। सबसे चैलेंजिंग बात इस एग्ज़ाम की ये है कि इसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टीनेजर्स से लेकर ओल्डर अडल्ट्स भी इस एग्ज़ाम को देते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, और कुछ लोग तो सालों तक दोबारा एग्ज़ाम देते हैं अच्छे स्कोर की उम्मीद में। बट एक अच्छी बात जो इस एग्ज़ाम की है वो ये है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता। गाओकाओ का रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम से कई महीने पहले पिछले साल के अक्टूबर या नवंबर के अंत में ही शुरू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद और एग्ज़ाम से पहले सभी स्टूडेंट्स को स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए गए मेडिकल एग्ज़ामिनेशन से गुजरना पड़ता है। ये मेडिकल टेस्ट स्पेसिफिक कोर्सेज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ हेल्थ कंडीशंस जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस या मायोपिया किसी स्टूडेंट को कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज लाइक मेडिकल, मिलिट्री, फाइन आर्ट्स या कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करने से रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में जुट जाते हैं। स्टूडेंट पूरे साल मॉक एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिस टेस्ट पे फोकस करते हैं, लंबे समय तक पढ़ते हैं, लाइक ओवर 10 to 14 आवर्स अ डे, रट्टा मारकर याद करते हैं और एक्स्ट्रा ट्यूशन लेते हैं। और तो और कुछ स्टूडेंट किंडरगार्टन से ही इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जेईई और नीट की कोचिंग के लिए सबसे फेमस सिटी है, वैसे ही चाइना का माओतन चांग हाई स्कूल और येंगशुई हाई स्कूल गाओकाओ की प्रेपरेशन के लिए चाइना में सबसे पॉपुलर है अपने हाई सक्सेस रेट की वजह से। इन स्कूल्स में फ़ोन, लैपटॉप और इंटरटेनमेंट ये सब बिल्कुल बैन है। यहाँ मिलिट्री स्टाइल डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है और रूल्स फॉलो नहीं करने पर मिलिट्री स्टाइल पनिशमेंट दिया जाता है। यहाँ पे क्लासेस सुबह के 6:30 बजे से रात के 11 बजे तक चलते हैं, जिसमें लेक्चर होता है, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस सेशंस होते हैं और मील के लिए मिनिमल ब्रेक्स मिलते हैं। सभी स्टूडेंट सुबह के 5:30 से 6 बजे तक उठ जाते हैं। इनके दिन की शुरुआत मैंडेटरी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि स्ट्रेचिंग या ग्रुप रनिंग से होता है। इसके बाद 30 मिनट का चाइनीज़ या इंग्लिश का रीडिंग सेशन होता है, जिसके बाद ये ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर क्लास स्टार्ट करने से पहले ये सेल्फ स्टडी या रिविजन करते हैं और फिर क्लासेस स्टार्ट होते हैं, जिसमें इन्हें होमवर्क करने और शॉर्ट नैप लेने के लिए छोटे छोटे ब्रेक मिलते हैं। कभी कभी लंच के लिए सिर्फ 30 मिनट मिलता है इन्हें, और क्लासेस रात के 11 बजे तक चलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अक्सर रात में घर पे कई घंटे पढ़ाई करते हैं। गाओकाओ एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स स्टडी टाइम को मैक्सिमाइज़ करने के लिए रात रात भर जग कर पढ़ते हैं, और कुछ तो
बहुत कम सोते हैं, जैसे कि 4 से 6 घंटे। ये इतनी शिद्दत से इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं कि 2012 में एक न्यूज़ आई थी कि कुछ चाइनीज़ स्टूडेंट जो गाँव-गाँव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एनर्जी और फोकस को बढ़ाने के लिए क्लास में ही अमीनो एसिड के आईवी ड्रिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका प्रीशियस टाइम बच सके। इन सब के बावजूद अगर किसी स्टूडेंट के मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं या कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है, जैसे कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन फेस करना, सेल्फ क्रिटिसिज्म एसेज लिखना या क्लास में खड़े रहना, ज़बरदस्ती पुशअप्स करवाना, अपॉलजी लेटर लिखवाना, एक्स्ट्रा होमवर्क देना, उन्हें आइसोलेट करना या उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना। ये सब इसीलिए किया जाता है क्योंकि स्कूल की रैंकिंग और टीचर्स की रेपुटेशन भी काफ़ी हद तक इन रिजल्ट्स पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से स्कूल्स इनफैक्ट टीचर्स के बीच भी इनडायरेक्ट कंपटीशन का माहौल रहता है और इसीलिए अपने मिलिट्री स्टाइल डिसिप्लिन और एक्सट्रीम स्टडी आवर्स और हाई सक्सेस रेट की वजह से माओतान चांग और हेंगशुई हाई स्कूल की हाई सक्सेस रेट है और इन स्कूल्स को गाँव फैक्ट्री भी कहा जाता है। इन स्कूल्स की रेपुटेशन और हाई सक्सेस रेट की वजह से इन स्कूल्स की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, जो अक्सर एक टिपिकल फैमिली के मंथली इनकम से भी ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए पेरेंट्स कैसे भी अपने बजट को मैनेज करते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चे के हाई स्कूल या एग्ज़ाम सेंटर के पास अपार्टमेंट रेंट पे लेके रहते हैं और कुछ लोग तो अपना जॉब भी क्विट कर देते हैं ताकि वो अपने बच्चे की देखभाल कर सके, उन्हें सुपरवाइज़ कर सके और उनके बच्चे का स्कूल से घर और घर से स्कूल तक आने जाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पेरेंट्स बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स हायर करते हैं, घर पे वो शांति का माहौल बनाते हैं ताकि वो पढ़ पाएँ, उन्हें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कुछ पेरेंट्स तो सुपरस्टिशियस रिचुअल्स फॉलो करने से भी पीछे नहीं हटते, लाइक गुड लक लाने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर कोई स्पेसिफिक लकी कपड़ा जैसे कि छिपाओ पहन के जाना। गाँव का एग्ज़ाम के 2-4 दिन के लिए ऐसा लगता है मानो पूरा चाइना थम सा गया हो। एग्ज़ाम से एक वीक पहले ही टेस्ट सेंटर के लिए टैक्सी बुकिंग स्टार्ट हो जाती हैं। कई शहर टेस्ट टैक्सी और वॉलंटियर ड्राइवर्स को डिप्लॉय करते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए फ्री राइड्स प्रोवाइड करते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स के अराउंड पीसफुल इन्वायरमेंट इंश्योर करने के लिए ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है। एग्ज़ाम सेंटर के आसपास सभी कंस्ट्रक्शन वर्क्स को रोक दिया जाता है ताकि ज़्यादा आवाज़ ना हो और कुछ रीजंस में तो फ़्लाइट के रूट्स को भी चेंज कर दिया जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर पर छोड़ने जाते हैं और अक्सर बहुत सारे लोग स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर ताली बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, स्टूडेंट्स को फ्लावर देते हैं और बैनर्स होल्ड करते हुए उन्हें बेस्ट विशेस देते हैं। सभी पेरेंट्स एग्ज़ाम ख़त्म होने तक एग्ज़ाम सेंटर के बाहर अपने बच्चों का वेट करते हैं और क्योंकि ये एग्ज़ाम 2 या उससे ज़्यादा दिन तक चलता है तो कई लोग एग्ज़ाम सेंटर के पास होटल भी बुक कर लेते हैं और कोई ये सोच रहा है कि कोई बात नहीं, चीटिंग तो होता ही होगा, तो यहाँ चीटिंग करना काफ़ी मुश्किल है। एग्ज़ाम सेंटर्स में अंदर जाते वक्त सभी स्टूडेंट्स को मेटल डिटेक्टर गेट्स के थ्रू अंदर जाना होता है और अलार्म बजने पर दूसरी बार चेकिंग के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इम्पर्सोनेशन मतलब किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बदले किसी और ही इंसान का एग्ज़ाम देने से रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाइक फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन होता है और एग्ज़ामिनेशन पेपर्स का ट्रांसपोर्ट आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स की देखरेख में होता है और नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से उनकी निगरानी की जाती है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले तक इन पेपर्स को हाईली सिक्योर और सील्ड प्लेसेस में रखा जाता है। एग्ज़ाम हॉल की बारीकी से निगरानी करने के लिए भारी संख्या में इन्विजिलेटर्स को डिप्लॉय किया जाता है। सभी एग्ज़ाम हॉल्स को रियल टाइम एआई पावर्ड सर्विलेंस सिस्टम से मॉनिटर किया जाता है जो इरेगुलर बिहेवियर्स जैसे कि फुसफुसाना, बार बार इधर उधर देखना या केयरलेस इन्विजिलेटर के बिहेवियर को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है। सभी एग्ज़ाम सेंटर्स पे अनऑथराइज्ड वायरलेस कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने के लिए नेटवर्क और रेडियो सिग्नल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, वायरलेस ईयर पीस या दूसरे हाईटेक चीटिंग टूल्स का यूज़ रोका जा सके।
और अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सीवियर पनिशमेंट दिया जाता है, जिसमें स्कोर कैंसिलेशन, आने वाले एग्ज़ाम से सस्पेंशन और यहाँ तक कि चीटिंग का प्लान बनाने के लिए क्रिमिनल चार्जेस भी लगाया जा सकता है। सालों से गाओकाओ चाइना में हायर एजुकेशन का मेन गेटवे रहा है और टॉप चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ लाइक पीकिंग और चिंगुआ में एडमिशन लेने के लिए एक स्टूडेंट को 750 में कम से कम 660 या 680 प्लस स्कोर करना पड़ता है। गाओकाओ एग्ज़ाम देने वाले 85 to 90% स्टूडेंट्स को कॉलेज तो मिल जाता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ नहीं होते। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस रेट 0.1% है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स के लिए मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स compete करते हैं। ऊपर से एक ही यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग इनरोलमेंट कोटा होता है और इस कोटे के कारण सेम यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेने के लिए अलग अलग प्रोविंसेस में रिक्वायर्ड गाओकाओ स्कोर वेरी करते हैं, जिसकी वजह से कई बार डिज़र्विंग कैंडिडेट्स का भी एडमिशन नहीं हो पाता है। और अगर किसी स्टूडेंट को बहुत कम नंबर आता है तो उसके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं, जैसे कि फिर से एग्ज़ाम देना, किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लेना, वोकेशनल स्कूल अटेंड करना, या अगर फैमिली बाहर भेजना अफोर्ड कर सकती है तो अब्रॉड जाके स्टडी करना। साथ ही उन्हें इंटेंस प्रेशर और इमोशनल ट्रॉमा भी फेस करना पड़ता है। अपने इमेंस स्केल, एक्सट्रीम नेशनल प्रेशर, कई सब्जेक्ट्स को कवर करने और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 0.1% एक्सेप्टेंस रेट की वजह से इसे जेईई, टोक्यो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम और यूके की ऑल सोल्स प्राइज़ फेलोशिप से भी डिफ़िकल्ट माना जाता है। इन सब की वजह से गाओकाओ एस्पिरेंट के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो उसके एजुकेशनल जर्नी को एग्ज़ाम हल में बदल देता है। हर दिन 12 से 16 घंटे पढ़ाई करना, जिसके बाद फिज़िकली और मेंटली एग्जॉस्टेड फील करना, स्लीप डिप्राइवेशन, फैमिली और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, पीयर प्रेशर, आइसोलेशन और फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एक्सट्रीम केसेस में तो सुसाइडल और सेल्फ हार्म थॉट्स। 2024 के एक सर्वे में पाया गया कि गाओकाओ देने वाले 70% से ज़्यादा लोगों को मॉडरेट या सीवियर स्ट्रेस सिम्टम्स फेस करना पड़ा है। और ज़्यादा दूर क्यों जाना, हमारी खुद की कंट्री में ही जो स्टूडेंट्स जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उन्हें खुद ये सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मेंटल हेल्थ कोई मजाक नहीं है, इट शुड बी योर प्रायोरिटी। इसे कंट्रोल करने के लिए 2025 में एक मेजर गवर्नमेंट प्लान के अंडर चाइना के सभी स्कूलों में मेंटल हेल्थ एजुकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। इससे स्ट्रेस कम नहीं होगा या सुसाइडल थॉट्स आना बंद नहीं होंगे, बट स्टूडेंट्स अपने मेंटल वेलबींग के बारे में ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे। किसी एग्ज़ाम की डिलीजेंटली प्रिपरेशन करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन उसके स्कोर को ही सब कुछ मान लेना ये बहुत गलत है। जब भी आपको डिप्रेस्ड या सुसाइडल फील हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से बात करो, गो फॉर अ शॉर्ट वॉक या कुछ क्रिएटिव काम करने का ट्राई करो। इन केस यू आर ऑल अलोन या आप किसी से अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करना चाहते हो, देन जैसा कि एनी फ्रैंक ने कहा था कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो बस एक पेज लो और जो भी मन में आए सब कुछ लिख दो। ये पर्सनली मेरा फेवरेट टेक्निक है, चाहे एक पेज लगे चाहे 2 पेज लगे, जो भी मन में आए सब कुछ लिख दो। इसके अलावा जब भी हमको बहुत गुस्सा आता है या हम सैड होते हैं तो हम एक पेपर लेते हैं और उस इंसिडेंट से रिलेटेड ड्राइंग बनाते हैं, जैसे मेरा मूड ठीक हो जाता है। आई थिंक ये सारे टेक्निक्स आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाए तो उन पेजेस को और उन ड्राइंग्स को फिर से देखना बहुत हंसी आएगा। हम इस वीडियो को एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म करना चाहते थे, तो लास्ट में एक इंसाइटफुल कोट है। One small crack does not mean that you are broken. It means that you were put to the test and you did not fall apart.